हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 10। इसके अंदर हम जो अपना रिमेनिंग पोर्शन था ना उसको कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक करा था? लास्ट वीडियो में हमने करा था अपना, देखो मैं दिखाती हूँ, इवेल्युएशन के टाइप्स करे थे हमने। किसके करे थे? इवेल्युएशन टाइप्स करे थे। समेटिव इवैल्यूएशन तो हम कर चुके थे, हमने करा था प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, है ना। ये देखिए मार्क किया हुआ, प्रोग्नोस्टिक कर लिया था हमने, फिर असेसमेंट भी कर ली थी, फॉर्मेटिव समेटिव, फिर हमने डायग्राम भी देख लिया था, पोर्टफोलियो भी कर लिया था, पैराडिगम भी कर लिए थे कुछ इंपॉर्टेंस, है ना। फिर हमने इप्सेप्टिव भी कर ली थी कि खुद की असेसमेंट करना, प्रोग्नोस्टिक भी कर लिया था। इनोवेशन इवैल्यूएशन सिस्टम में कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं हम, है ना। जैसे ये एक आइडिया निकाले, यहाँ से हम नीचे की साइड ब्रांचेस निकालते हैं। कॉन्सेप्ट टेस्ट यानी कि एमसीक्यू ये भी कर दिया था। ई पोर्टफोलियो यानी कि सारी चीज़ों को कंबाइन करना, फोटो को, असाइनमेंट को, वीडियो को, इन सब को फिर एक जगह डिपॉजिट कर देना, ताकि अपने को पता चल सके हमने कितनी लर्निंग की है, उसको मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। फिर मेरा नेटवर्क सही नहीं था, इस वजह से मैंने वो वीडियो वहीं पर वाइंड अप कर दी थी। तो आज हम पढ़ते हैं, जो हमने पोर्शन उस दिन छोड़ दिया था वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज उस दिन थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो और हो जाती ना, तो ये सारी स्लाइड्स कवर हो जाती, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट और चीज़ें करवाती। बट कोई बात नहीं, उस दिन भी क्या है, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती फिर। अब हम पढ़ते हैं पैडलेट। वैसे तो मैंने आपको, देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 2023 के पीवाईक्यू थे, है ना, उसकी जो सीरीज अपनी, जिसमें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाती हूँ, उसमें पैडलेट, काहूट, ये सब चीज़ करवा चुकी हूँ बिल्कुल बारीकी से। फिर भी अगर बाय चांस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, ये अपने कंप्लीट कोर्स की क्लास है। कौन सी है? कंप्लीट कोर्स की क्लास है, इसलिए मैं आपको दोबारा से ये आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो हम करते हैं। पैडलेट क्या है? पैडलेट है ना, एक वर्चुअल वाइट बोर्ड है। क्या है? एक वर्चुअल वाइट बोर्ड है जो कि एजुकेशन के लिए यूज करा जाता है। देखो, वाइट बोर्ड अगर सीधा होता है यानी कि फिजिकल, वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन। ठीक है, अब मैं जो लिख रही हूँ ये क्या वाइट बोर्ड ही तो है। जैसे मैंने वाइट निकाल लिया अलग से, कोई स्लाइड निकाल लेती हूँ मैं अलग से आपको समझाने के लिए, तो वो वाइट बोर्ड होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन जो चीज़ें है ना, जहाँ पर हम लिखते हैं, तो वैसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट है आपस में क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? कोलैबोरेट करते हैं, और पीडीएफ, वीडियो, स्लाइड से सब शेयर करते हैं। तो पैडलेट क्या है? पैडलेट है वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है टीचर और स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर आपस में वो कोलैबोरेशन करते हैं, और पीडीएफ हो गया, स्लाइड हो गई, इन सबको शेयर्स करते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, यू व्हेन यू डिजायर स्टूडेंट टू पोज एंड कंसीडर समथिंग ड्यूरिंग ए रिकॉर्डेड लेक्चर। क्या जब आप चाहते हो कि स्टूडेंट क्या कर सके? पोज कर सके, कंसीडर कर सके लेक्चर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये ऐसे है कि इसमें अपने पास वीडियोस प्रोवाइड होती है लेक्चर्स, उसको हम पोज कर करके भी देख सकते हैं। When you ask them to post their response or opinion during synchronous session, अभी ये ऐसे भी है। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है एट द सेम टाइम फीडबैक और मैसेज। ठीक है, जैसे कि अभी अभी अपनी लाइव क्लास चल रही है, मान लो लाइव क्लास चल रही है, तो वो किस में आएगी? सिंक्रोनस में आएगी, क्योंकि मैं भी पढ़ा रही हूँ आपको, साथ साथ आप कमेंट कर रहे हो, तो क्या वो सिंक्रोनस हो गया? फीडबैक भी साथ मिल रहा है, मैसेज भी साथ मिल रहा है। अदरवाइज अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगी, ठीक है, तो उससे क्या होएगा? वो हो जाएगा असिंक्रोनस, क्योंकि एट द सेम टाइम दोनों प्रेजेंट नहीं है, रिसीवर और सेंडर, है ना। दोनों टाइम है, वो रिप्लाई और मैसेज नहीं जा रहे, रिप्लाई भी नहीं जा रहा और मैसेज भी नहीं जा रहा, तो वो एसिंक्रोनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि जब टीचर है ना, यहाँ पे स्टूडेंट को बोल सकता है कि आप कोई अपने ओपिनियंस है उसको पोस्ट कर सको। ठीक है, स्टूडेंट को टीचर बोल सकते हैं कि आप अपने ओपिनियंस को पोस्ट करो, आइडिया को पोस्ट करो। ठीक है, कोई चीज़ बोल सकता है। वर्चुअल वाइट बोर्ड होता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब क्या कहता है, कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हाउ टू यूज पैडलेट इन क्लासरूम, कि अगर हमें पैडलेट को क्लासरूम में यूज करना है तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, कि एक डिस्कशन बोर्ड की तरह काम आता है ये। ठीक है, डिस्कशन बोर्ड की, जहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, स्टूडेंट है ना पुट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक है, तो ये एक बोर्ड बना है, जैसे अपना कमेंट सेक्शन है, जैसे अपना कमेंट सेक्शन है, यहाँ पर अपने आप डाउट्स लिख सकते हो।
ठीक है, कि मेरे को इस चीज़ में डाउट्स है, ये मेरे को पढ़ा दीजिए। तो मैं क्या करूँगी, उन क्वेश्चन्स का आंसर दूँगी, उस क्वेश्चन्स पे एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? तो ये डिस्कशन बोर्ड हो गया, जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पर स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टीचर क्या करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी मैंने आपको समझाया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो अपने-अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो ब्रेन क्या होता है, स्टॉर्म यानी कि ब्रेन में तूफ़ान आ जाता है, माइंड में तूफ़ान आ जाता है। कैसे? क्योंकि 10 बंदे हैं, 10 ने अलग-अलग आइडिया दिए, तो आइडियाज़ का तूफ़ान नहीं आ गया? तो वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर अपने-अपने आइडिया शेयर करेंगे, तो बहुत सारे आइडियाज़ अपने पास आ जाएँगे, उसको बोलेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो स्टूडेंट है वो यूटिलाइज़ करते हैं पैडलेट का, ताकि वो ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड पे क्या कर सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सके, यानी कि वहाँ पर अपने-अपने आइडियाज़ शेयर कर सके। डिस्प्ले ग्राउंड वर्क, अब इससे क्या होता है, इससे ग्राउंड वर्क को भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। प्राइमरी फाइंडिंग क्या कहते हैं कि ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन, अगर हमने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी है, वो भी हम पैडलेट पर दिखा सकते हैं। टूल होता है ये असेसमेंट का। अब क्या होएगा, पैडलेट है हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रेड देने के लिए, बच्चों को टेस्ट लेने के लिए, स्टूडेंट से राइटिंग करवाने के लिए कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुँचे उसको ट्रैक कर सकते हैं, उनके कमेंट का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक क्या होता है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड होता है, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट आपस में मिलकर शेयरिंग करेंगे, लर्निंग करेंगे, अपने आइडियाज़ को, अपने क्वेश्चंस को, स्लाइड्स को, पीडीएफ को, इन सब को यूज़ करेंगे, ठीक है, लर्निंग के लिए। अब पैडलेट में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होएगी, कौन-कौन सी फीचर इंक्लूड है, कि यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि कमेंट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को दर्शा सकते हैं, कोलैबोरेट करेंगे, और प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। यूज़ एनीवेयर एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस में कहीं पर भी कर सकते हैं। पैडलेट अलाउ करता है स्टूडेंट को टेक्स्ट, वीडियो, फ़ोटो शेयर करने के लिए। देखो मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, यहाँ पर ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये कोलैबोरेटिव टूल है जो कि अब ये लाइन जो है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पीवाईक्यू में इतनी बार आई हुई है कि जो पैडलेट है ना, वो क्या है, वर्चुअल डिजिटल बोर्ड है, कोलैबोरेटिव टूल है, जो कि टीचर और स्टूडेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखना, ठीक है? अब ये देखिए इसका इंटरफेस कैसा है पैडलेट का, ऐसे दिखता है ये, ठीक है? कि स्टूडेंट को जब ज़रूरत होगी वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, और कोई भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इफेक्टिव टूल है। ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये देखिए सेकंड हम करते हैं काहूट के बारे में। काहूट क्या होता है? काहूट का भी इतनी बार क्वेश्चन्स आते हैं। अब जो 2023 के पीवाईक्यू होने लग रहे हैं ना, जैसे अपने एग्ज़ाम हुए थे फ़ेब में, है ना? मार्च में हुए थे और जून में हुए थे। फ़ेब, मार्च, जून तीनों में, और इनफैक्ट जो दिसंबर का हुआ है ना, इनमें भी क्या है, पैडलेट हो गया, काहूट हो गया, माइंड मिस्टर हो गया, मेंटोमीटर हो गया, ये सारों से बहुत ज़्यादा भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, तो आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ लेना। वीडियो को एक बार अच्छे से देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए काहूट क्या होता है? अब काहूट का ये याद रखना कि ये क्या गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। क्या है? गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। क्या है? गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। ये याद रखना, क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं अपने कि पैडलेट है वो गेम बेस्ड लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, और आप बोल दोगे हाँ ठीक है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। गेम बेस्ड नहीं है, पैडलेट तो है लर्निंग, सीधा लर्निंग कोलैबोरेटिव टूल है, जहाँ टीचर स्टूडेंट आपस में क्या करेंगे, आइडिया वगैरह शेयर करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन जो काहूट है ना, यहाँ पर क्विज़ेज़ वगैरह बनाए जाते हैं, गेम वगैरह बनाई जाती है। गेम के थ्रू हम समझाते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है? तो ये याद रखना। काहूट क्या है? एक रियल टाइम गेम बेस्ड क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम है, जहाँ पर प्लेयर है कंप्यूटर का, स्मार्टफ़ोन का, टैबलेट का यूज़ करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, क्वेश्चंस जो कि उनको दिखाए गए हैं स्क्रीन पर, उनका रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है? उनका क्या आंसर दे सके। इसमें क्या होगा, हम एक फन एक्टिविटी प्रोवाइड कराएँगे। इससे क्या होता है, कम्युनियल एनवायरनमेंट हो जाता है। अच्छा फनी मतलब कि एक अच्छा माहौल, शांत माहौल बन जाता है। अच्छा, जैसे फन फन का हम सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं। एक इंटरैक्टिव क्लास बन जाती है ना? एक लाइट क्लास बन जाती है। लाइट मतलब कि हल्की-फुल्की, जहाँ पर स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है? जैसे कि केबीसी है। केबीसी में एक गेम ही तो है, कौन बनेगा करोड़पति। इसमें क्या होगा, अपने को स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाए जाएँगे, उसका गेम के थ्रू हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फाइंडर, अभी किसने करा था? राजा
राजा पावर स्टडी हुई थी 2021 में, जिसमें टीचर बिलीव करते हैं कि काहूट का क्या बेनिफिट है। काहूट का बेनिफिट है क्लास में कि क्लासरूम को ना ये डायनेमिक बना देता है, बेटर बना देता है, मोर मोटिवेटेड स्टूडेंट। अब बच्चे अगर गेम गेम के थ्रू सीखेंगे, ठीक है, फन एक्टिविटी करके सीखेंगे, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, वो जल्दी जल्दी फीडबैक देंगे, उनके अंदर और ज़्यादा इंथुजियाज्म यानी कि जोश भर जाएगा, ठीक है। और क्लास क्या बन जाएगी, डायनेमिक बन जाएगी, क्लास अच्छी बन जाएगी, यानी कि इंटरेक्शन भी अच्छा होएगा, स्टूडेंट मोटिवेटेड रहेंगे, जल्दी सीखेंगे, जल्दी फीडबैक करेंगे, ठीक है। एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा। ये एक स्टडी कहती है, राजा बोर की स्टडी, जो कि 2021 में की गई थी, ठीक है। तो ये क्या है, फ्री स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि काहूट है। इसमें हम क्या करते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। ये रियल टाइम गेम बेस्ड रिस्पॉन्स सिस्टम है, क्विजेस भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। काहूट हो गया अपना। अब हम करते हैं प्लेटागोन। नाम से ही पता चल रहा है देखो प्लेटागोन का, कि प्लेटागोन क्या है, एजुकेशनल टूल है जो क्या करता है, यूजर मेक एनिमेटेड वीडियो। एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए, अभी ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि जो एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मैचिंग में भी आता है और वैसे भी। तो आप क्या करोगे, एनीमेकर नाम से ही पता चल रहा है, रुको सही से लिख देती हूँ। एनीमेकर, ठीक है, प्लेटागोन, जैब, ये, ठीक है। तो ये यूज होते हैं। प्लेटागोन क्या है, एनिमेटेड वीडियोस वगैरह बनानी है हमें, इसके लिए यूज होता है। और इसकी ऐप मैंने भी डाउनलोड कर रखी है प्लेटागोन की, ठीक है। तो आप भी एनिमेटेड वीडियो बना सकते हो, जैसे कि बच्चों की किड्स की स्टोरियाँ नहीं बनाते हम, तो वो भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो इसे हम डायलॉग राइट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं सीन्स को, अपने करेक्टर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई टाइप के, जैसे भीम का करेक्टर हो गया, वो हम चूज कर सकते हैं, डायलॉग लिखवा सकते हैं, सीन्स बना सकते हैं, एक्शन भी ऐड कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, इमोशन कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेटेड वीडियो है वो प्रोड्यूस कहाँ पर की जाती है, प्लेटोगन का जो क्लासरूम है उसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं, वीडियोज बना सकते हैं। कंटेंट डेवलपमेंट टूल भी है उसमें, ठीक है। स्टूडेंट क्या कर सकता है, यूज इट एट स्कूल देयर ओन डिवाइसेस, अपने अपने डिवाइसेस में, स्कूल में भी इनको यूज कर सकता है, डेस्कटॉप ऐप में भी यूज कर सकता है, इन ऐप भी कर सकता है, ठीक है। प्लेटोगन अलाउ करता है स्टूडेंट को कि वो बातचीत कर सके, सिनेरियो बना सके, करेक्टर्स बना सके, और ज़्यादा बना सके, एक्शन साउंड ये सब इंक्लूड कर सके, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग फिल्म भी बना सकते हैं हम इससे, ठीक है, प्लेटोगन का यूज करके शॉर्ट और लॉन्ग फिल्म। मैं जो बोल रही हूँ ना, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक एक वर्ड ही PYQ बन के आते हैं, क्योंकि मैंने एनालाइज करे हैं, मैंने देखे हैं PYQ, मैंने खुद ने लगाए हैं, क्यों, मैं भी तो एग्जाम देती थी। तो उसमें आया हुआ है कि शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस को बनाने के लिए, एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। तो प्लेटागोन होता है। और कन्वर्सेशन कर सकते हैं हम, ये सब चीज़ें आ जाएगी, तो आप देख लेना ध्यान से। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप अच्छे से सुनो। ये हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। प्लेटोगन को यूज करेंगे टीचर में, टीचिंग में, किस लिए, कि स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे स्क्रिप्ट इन क्लास, क्लासरूम में है स्टूडेंट स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं कि हमें क्या स्टोरी बनानी है, ठीक है। टीचर हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट को कि वो अपने आइडियाज को ना वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सके। मतलब कई बार क्या होता है, हमारे पास आइडिया होता है लेकिन हमारे पास वो प्रॉपर वर्ड नहीं होते जिससे हम उस आइडिया को क्या बता सकें। तो टीचर हेल्प करेगा कि हम अपने आइडियाज़ को कैसे प्रॉपर वर्ड्स में बता सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरीज को प्रेजेंट कर सकते हैं प्लेटागन से, ठीक है। तो इतना इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एनिमेकर देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हम एनिमीज, एनिमेटेड प्रेजेंटेशन, ये सब बना सकते हैं, है ना। ये अलाउ करेगा यूजर को क्रिएट कर सके, असाइन कर सके रेंज, मतलब कि एनिमेटेड वीडियोस बनाने के लिए ही यूज होता है। टेक्स्ट वगैरह बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। करेक्टर्स बना सकते हैं। 30,000 से ज़्यादा प्री मेड पहले से ही। ये जो एनिमेकर है इसके पास क्या है, वास्ट कलेक्शन है। वास्ट मतलब कि बहुत बड़ा। एनिमेकर जो है उसके पास 30,000 से भी ज़्यादा पहले से बने हुए एनिमेटेड करेक्टर है, जो एनिमीज नहीं होते, एनिमीज, एनिमीज देखे होंगे आपने, करेक्टर, कार्टून करेक्टर को बोलते हैं एनिमीज। तो ये क्या होते हैं, मतलब कार्टून जैसे ही होते हैं एनिमीज। तो इसके 30,000 से भी ज़्यादा बने हुए पहले से ही करेक्टर्स है इसमें एनिमेकर में, ठीक है। इसकी एनिमेकर लाइब्रेरी भी है। ये एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो विद द एड ऑफ डू इट योर सेल्फ वीडियो मेकिंग टूल एंड मेकर, इसमें क्या DIY
मतलब वी डू इट योरसेल्फ, अपने आप से करो। ऐसे एनिमेटेड वीडियो भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं, जो कि आपको इन्फोग्राफिक्स सिखाएंगे, प्रेजेंटेशन, लर्निंग मूवीज, मूवीज भी आप इससे बनानी सीख सकते हो। ठीक है, रियल टाइम में आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये चीजें हैं, देखो पढ़ने से साफ साफ पता चला, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। समझाने वाली तो बल्कि मैं समझा ही रही हूँ, इसमें है ही नहीं कोई चीज। क्यों, नाम से ही पता चलता है। माइंड मिस्टर वो माइंड मैप के लिए हो जाएगा, एनीमेकर है वो एनिमीज करेक्टर बनाने के लिए हो जाएगा। जो चीज लिखी हुई है बस आपको पढ़नी है, समझ तो आराम से आ जाएगी। टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं माइंड मिस्टर से। ये क्या होती है, एक एप्लीकेशन भी होती है, एक वेबसाइट भी हो सकती है। इससे हम अपने कॉन्सेप्ट को, अपने आइडिया को ना माइंड मैप के थ्रू ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक सेंट्रल, हम जैसे मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक सेंटर में बना दूंगी और बीच मेन और बाकी क्या करूंगी, मैं इसकी ब्रांचेस निकाल दूंगी चारों तरफ। तो मैंने मेरे आइडियाज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर दोनों यूज कर सकते हैं। जिस ऐप के थ्रू, जिस वेबसाइट के थ्रू बनाएंगे उसको माइंड मिस्टर बोल देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, कनेक्शन, आइडिया में, कॉन्सेप्ट में, नॉलेज में कनेक्शन लाने के लिए यूज करते हैं। जिसे क्या होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, जिसे वो ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टूडेंट है वो डिवाइड कर देता है ग्रुप्स, इवन ए टॉपिक। मतलब कि स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को ना ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मान लो एक टॉपिक है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। क्या है इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उसको छोटे एक ग्रुप में दे दिया, ग्रुप में 4 मेंबर है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के, ये टॉपिक पर जितना भी उनको डिस्कस करना हो उसका कंक्लूजन निकाल के फिर वो इकट्ठा करके टीचर्स को बता देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, जीसैक हो जाएगा। जैसे कि हम पजल सोल्व करते हैं, पजल में भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हमारे पास टुकड़े होते हैं। ठीक है, वो सारे मिलकर सोल्व करेंगे, उसका एक पूरा बना देंगे, तो वो जीसैक हो गया। देखो इसमें बोल रखा है कि हम स्टूडेंट को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, उनको एक लेसन दे देंगे और एक टॉपिक दे देंगे। ठीक है, सेगमेंट कर देंगे वर्क का, इनके टुकड़े कर देंगे। जैसे ही वो सब्जेक्ट मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्सपर्ट इम्पार्ट देयर नॉलेज टू अदर क्लासेस। फिर क्या करेगा, वो जो एक्सपर्ट है, जो टीचर है, वो उसके नॉलेज ना दूसरी क्लासेस को देगा कि देखो एक क्लास ने ना, क्लास 9A ने ना इतना बढ़िया काम करा है, तुम भी करो। ठीक है, तो जीसेक मेथड क्या करता है, फोस्टर टीम वर्क अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में टीम वर्क को डेवलप करता है। क्योंकि देखो एक प्रोजेक्ट दे दिया, एक असाइनमेंट दे दिया, 4 बंदे मिलकर बनाएंगे ना, तो उनमें क्या होएगा, टीम वर्क बढ़ेगा। ठीक है, और उनमें समझ भी ज्यादा होगी, और वो जो काम उन्होंने करा है वो उनके याद भी रहेगा। इन्वायरमेंट पोल्यूशन के ऐसे हम समझाते थे, उसको समझ नहीं आता था। जब इन चारों ने मिलकर टीम वर्क करा ना, खुद से काम करा, तो अब उनको हमेशा के लिए याद रहेगा कि पॉल्यूशन किस किस वजह से होता है। नॉइज पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, one way to structure classroom activities so that student depend to one another success GSEC strategy। ये कहता है कि एक ऐसी क्लासरूम स्ट्रेटेजी जिसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे ना, उसको बोलेंगे जीसेक। अब ये याद रखना कि जीसेक में ना एक स्टूडेंट दूसरे के ऊपर है ना निर्भर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे होता है स्टेप बाय स्टेप। मतलब कि 4 स्टूडेंट है ना, चारों को काम दे दिया आपने ने, एक लेसन था, चारों को काम दे दिया, तो उसको बोल दिया तू बेस लेके आएगा। इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक टॉपिक दे दिया, मॉडल बनाना है हमें, तो एक बेस लेके आएगा। ठीक है, फिर ए बंदे को बोल दिया बेस लेके आओ, बी को बोला कि तेरे को क्या करना है, ग्लू लेके आना है ताकि हम इस पे चिपका सके चीजें। सी को बोला कि तू कार, ट्री, हाउसेस, चिमनीज ये लेके आना। और डी को बोला कि तू इसकी बाउंड्रीज होती है ना, जो स्टिक्स होती है वो लेके आना। अगर ए है वो ये बेस ही नहीं लेके आएगा, तो बी सी डी क्या करेंगे, इन तीनों का काम रुक गया, है ना। अगर ए ने काम कर लिया, बी क्लू नहीं लेके आया, तो इन दोनों का काम रुक गया, इसका भी रुक गया। तो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक के बिना दूसरे का काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जी से एक स्ट्रेटेजी क्या बताती है, ये बताती है कि आप एक दूसरे पे क्या हो, निर्भर हो। आपका, आप सभी का काम है वो एक दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये बता रहा है कि वन वे टू स्ट्रक्चर क्लासरूम एक्टिविटी सो दैट स्टूडेंट डिपेंड है एक दूसरे पर उनकी सक्सेस के लिए। अगर ए ने काम नहीं करा ना, वो बेस ही नहीं लेके आया, तो बी सी डी फेल हो जाएंगे तीनों के तीनों। ठीक है, अगर ए ने काम कर दिया, बी सी डी तीनों पास हो जाएंगे। तो यानी कि तीनों की सक्सेस, चारों की सक्सेस एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। हर एक ईच ऑफ पुट टुगेदर ए पोर्शन ऑफ असाइनमेंट, हर एक को असाइनमेंट का छोटा छोटा पोर्शन दिया जाता है, और बाद में जब काम कंप्लीट हो जाता है तब उसको सिंथेसिस कर देते हैं, यानी कि इकट्ठा कर देते हैं और फिर टीचर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, जी सैग हो गया। जी सैग भी आता है। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से समझ लेना। अब देखो माइंड मिस्टर का माइंड मैप बना दिया, ये इसका मैंने चार्ट भी ला रखा है। माइंड मैप में मैंने एक सेंट्रल आइडिया बना लिया। अब इसकी देखो ब्रांचेस जगह जगह निकल रही है, विजुअल लर्निंग,
लर्निंग, विजुअल, इंगेजिंग यानी कि हम किसी काम में संलग्न है, हमें याद है, हम किसी के साथ एसोसिएट है, क्रिएटिविटी आ रही है, इंस्पिरेशन आ रही है, ये सब चीज़ें। ठीक है। अब जी सेक के देखो, ये पजल्स थी छोटी छोटी, इनको मिलके सोल्व करा। सबसे पहले हमने क्या करा, ब्रेकआउट, कोई काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, ये रहा ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप में डिस्कस करा आपस में, फिर होम ग्रुप यानी कि हमने काम करना स्टार्ट करा, फिर रिपोर्ट बनाई, एक्सपर्ट ग्रुप को दे दिया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं असिमुलेशन और डिसमिनेशन क्या होता है। असिमुलेशन का मतलब होता है कि कोई नॉलेज को डालना माइंड के अंदर। ये देखो, ये व्यक्ति है, कोई कोई पर्सन है, इसके अंदर मैं नॉलेज डाल रही हूँ, ये असिमुलेशन हो गया। ठीक है। यानी कि हमारी जो ओल्ड नॉलेज के साथ में जोड़ना, न्यू नॉलेज को जोड़ना, ओल्ड के साथ नई को जोड़ना, असिमुलेशन होगा। लेकिन अगर आ जाए ओल्ड को चेंज करना और नई डालना, तो वो हो जाएगा अकोमोडेशन। क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन। ठीक है। असिमुलेशन का मतलब होता है नई नॉलेज देना, नई नॉलेज को देना, या फिर ओल्ड के साथ में न्यू जोड़ना। ये दोनों याद रखना, ओल्ड के साथ न्यू जोड़ना आ जाए या फिर नहीं देना, तो वो आ जाएगा अपना असिमुलेशन में। लेकिन ओल्ड को चेंज करना अकोमोडेशन में आ जाएगा। असिमुलेशन क्या होते हैं? नॉलेज होते हैं जहां पर लर्नर इनकाउंटर करता है नए नए आइडिया से, एंड मस्ट फिट दैट आइडिया इनटू व्हाट दे ऑलरेडी नो। ये बता रहे ना कि बच्चे को पहले से क्या पता है, ऑलरेडी नो, यानी कि पहले से उसको क्या पता है, उसके साथ में जोड़ देता है, इनकाउंटर करता है नए आइडिया को, नई नॉलेज को फिट कर देता है। देखो, फिट है ना। तो पहले से जो उसको पता है उसके साथ साथ उसको नई नॉलेज भी देना, वो आ जाएगा असिमुलेशन में। ठीक है। या फिर सिर्फ नई नॉलेज दे रहे हैं तो पहले से कुछ नहीं पता, तो वो भी आ जाएगा असिमुलेशन में। डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि स्प्रेड करो इन्फॉर्मेशन नॉलेज वाइडली। मतलब कि एक बंदा दूसरे को नॉलेज दे रहा है ना, वो सारी की सारी नॉलेज दे रहा है, सारी सारी, उसको बोलेंगे डिसेमिनेशन। यानी कि अपनी नॉलेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर दो, अपनी ओपिनियंस को स्प्रेड कर दो, फैला दो वाइडली, यानी कि विस्तृत रूप से दे देते हैं। विस्तृत रूप से, यहाँ पे देखो एक ही नॉलेज दे रहे हैं, यहाँ पे हम सारी सारी नॉलेज एक दूसरे को दे रहे हैं, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, बी इसको दे रहा है, दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, तो वो डिसेमिनेशन हो गया। ठीक है। अब थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। असिमुलेशन का मतलब क्या होता है? ये कोग्निटिव प्रोसेस होती है जहां पर नई नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं और उसको इंटीग्रेट करेंगे पुरानी नॉलेज के साथ। नई नॉलेज को हम किसके साथ जोड़ देंगे? पुरानी नॉलेज के साथ जोड़ देंगे। ठीक है। ये एक ऐसे इंस्ट्रक्शन का टाइप होता है जहां पर बच्चे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं नई नॉलेज को पुरानी के साथ। ये इतनी बार बता दिया मैंने, नई को पुरानी के साथ, नई को पुरानी के साथ। ठीक है। तो ये पढ़ लेना, ईजी है ये लिखा हुआ बार बार कि नई को पुराने के साथ जोड़ेंगे, नई को पुराने के साथ जोड़ेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है। ऑलरेडी क्या उनको पता है। फिर इट इज़ द कैपेसिटी टू टेक इन। ये क्या होती है? कैपेसिटी होता है कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, रिमेंबर याद करते हैं और उससे नई इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। ठीक है। हमारे पास क्या है, पहले की इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको कैसे याद रखते हैं, नई इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो चार्ट में दिखाया हुआ है कि हाउ वी ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग, कि कैसे मैं नई इन्फॉर्मेशन को ना एग्जिस्टिंग के साथ ऐड करूंगी। मैंने पहले देखा ये डॉगी है, फिर मैंने पहले ये लड़की, उसने इसको बताया कि ये डॉगी है, दोबारा इसने देखा डॉगी को, इसने बोला ये है डॉगी। ठीक है। ये है डॉगी, तो ये सिमुलेशन हो गया। ठीक है। पहले इसको बताया ये डॉगी है, फिर दोबारा से इसने जब डॉगी को देखा, जब इसने बोला ये देखो डॉगी, तो वो क्या हो गया? असिमुलेशन हो गया। अब हम करते हैं अकोमोडेशन। पहले इसका ही समझा देती हूँ मैं, चार्ट का। ये चार्ट का, ये देखो, स्टूडेंट कम अक्रॉस ए न्यू कंसेप्ट हैज टू फिट इनटू व्हाट दे ऑलरेडी नो। अब स्टूडेंट क्या हुआ, पहले उसको पता था कि ये डॉगी होता है, ऊपर मैंने बताया था, उसकी मम्मी ने उसको बताया, या किसी ने भी बताया कि डॉगी होता है। बाद में इसने डॉगी देखा तो इसने चिल्लाया डॉगी डॉगी, है ना। तो नई नॉलेज को पुरानी के साथ इसने फिट कर लिया, तो सिमुलेशन हो गया। लेकिन when your youngest first see a cat instant already has a schema for dog, they can integrate to cat into dog schema, one of the development variables result in quantitative quality। ये करने की जरूरत नहीं है, ये बता रहा है कि ऐसा होगा ऐसे। अब अकोमोडेशन पढ़ते हैं। अकोमोडेशन कहता है कि ये कब होगी, जब एक स्टूडेंट है वो प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेज टू सपोर्ट देयर एकेडमिक अचीवमेंट विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट एक्सेस टू लर्निंग इज मॉडिफाइड। देखो, नाम मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडिफाइड करना यानी कि चेंज करना। While maintaining the standard of striving, word accommodation can refer to modification mean to environment, the curriculum tool used to person with disability। दे देखो, जो मैंने आपको बताया था ना वही बोल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अकोमोडेशन मतलब कि जो पहले से हमें पता था, पहले से पता हुई नॉलेज को क्या बोलते हैं? स्केमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केमा।
यानी कि जो हमें प्रायर नॉलेज होती है, हमारी प्रायर नॉलेज होती है, उसको बोलेंगे स्कैमा। यानी कि पहले की नॉलेज को चेंज कर देना, उसमें डिफ्रेंशिएट करना, उसमें क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, उसमें अंतर कर पाना, उसको क्या बोलेंगे हम, अकोमोडेशन बोलेंगे। पुरानी नॉलेज को हमने मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, पुरानी नॉलेज को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अकोमोडेशन। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है अपना, एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले क्या थी, ये बच्चा एक, ठीक है, इसको इसकी मम्मी ने, इसकी बहन ने बताया, ठीक है, मान लो इसकी बहन है, इसकी बहन ने बताया कि ये जो लाइंस लाइंस वाली येलो कलर की, जिसके फेस पे ना ऐसे ऐसे बाल होते हैं, उसको कैट बोलते हैं, ठीक है। इसको ये दिखाया कि दिस इज ए कैट, क्या सिखाया, दिस इज ए कैट, ये कैट है, ये बच्चे को सिखाया। बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने स्कैम ऑफ कैट, यानी कि उस नॉलेज को अपने अंदर डाली है कि ऐसे ऐसे बाल होंगे और दो आंखें होंगी, दो इसमें सींग से होंगे, मतलब दो कान होंगे और चार पैर होंगे, एक पूंछ होगी, लाइंस लाइंस होगी, उसको क्या बोलेंगे, कैट बोलेंगे। इसने ऐसे पहचान कर दी इसकी, ठीक है। तो इसका अब क्या हुआ, असिमुलेशन हो गया, नई नॉलेज किसने ली है, नई नॉलेज को इसने ली है, तो वो क्या हो गया, असिमुलेशन। लेकिन क्या हुआ, फिर एक दिन ये बच्चा और इसकी बहन घूम रहे थे, तो ये कैट, कब कब मतलब कि टाइगर का बच्चा, टाइगर का बच्चा, बच्चा कैसे लिखते हैं, बेबी, टाइगर का बेबी दिखा, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कब। तो इस बच्चे ने बोला, दीदी दीदी देखो ये देखो कैट, दीदी देखो ये देखो कैट, ऐसे बोला। तब इसकी बहन ने बताया कि नहीं बुद्धू, ये कैट नहीं है, ये तो क्या है, कब है, कैट नहीं है, ये तो कब है, ठीक है। तो फिर इस बच्चे ने नोटिस करा कि हाँ ये दिखने में तो सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये कैट है और ये कब है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस करना जब इसने सीखा ना बच्चे ने, तो क्या हो गया, तो हो गया अकोमोडेशन, तो क्या होगा, अकोमोडेशन। क्योंकि इसकी जो पुरानी स्कीमा थी, पुरानी स्कीमा थी, यानी कि नॉलेज थी, उसको मॉडिफाई कर दिया, उसको चेंज कर दिया, अब न्यू नॉलेज डाल दी, चेंज करके डाल लिया ना कि नहीं ये तो कैट नहीं है, ये कब है, तो क्या हो गया, ये अकोमोडेशन हो गया। तो अगर नई नॉलेज सिद्धा देते हैं हम पुराने के साथ ऐड करके, तो वो क्या हो जाएगी, अपनी एसिमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम पुरानी नॉलेज को चेंज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अकोमोडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए जीन पियाजे था, जिसने कोग्निटिव डेवलपमेंट दी थी अपनी थ्योरी, तो ये क्या कहता है, असिमुलेशन और अकोमोडेशन का बताता है। और ये असिमुलेशन अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वो दिया है जीन पियाजे ने, किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। ये कहता है कि हाउ कैन दिस गर्ल्स यूज हर डॉग स्कैम व्हेन दे एनकाउंटर ए कैट, कि जब वो एक गर्ल है, वो कैसे एक डॉग और एक कैट में डिफ्रेंशिएट करे, ये बात करे आपस में। शी कैन असिमुलेट द एक्सपीरियंस इनटू स्कीमा बाय रिफरिंग द कैट एज ए डॉग। ये कहते हैं कि जब वो कैट को कैट बोलेगी, इट मीन्स वो क्या है, स्कैमा है, अपना नॉलेज है, उसको असिमुलेशन बोलेंगे। और अगर वो कैट को, 2 मिनट मैं दोबारा समझाती हूँ, अगर कैट है, ठीक है, उसको कैट बोला उसने, वो नॉलेज ले ली, फिर उसने कैट को और कब को, दोनों को एक समझा, एक समझा, यानी कि वो क्या है, असिमुलेशन पे ही अटकी हुई है अभी तक। लेकिन कैट को कैट समझा, कब को कब समझा, टाइगर के बच्चे को बच्चा समझा, तो क्या होएगा, वो अकोमोडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया डॉगी और कैट का, जब वो डॉगी को डॉगी बोलेगी, कैट को कैट बोलेगी, इट मीन्स उसका अकोमोडेशन हो गया है, उसकी पुरानी नॉलेज है, उसको उसने चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। अब उसको डिफ्रेंशिएट करना आ गया है। अब ये देखिए, अपनी स्कीमास को अगर हमें अडॉप्ट करना है, नॉलेज को अडॉप्ट करना है, तो हमारी प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले असिमुलेट करते हैं हम, कोई एक नॉलेज को लेते हैं, डिसिमुलेट, हमारी जितनी भी नॉलेज है उसको हम क्या करते हैं, डिसिमुलेट, यानी कि लगा देते हैं, चेंज, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, फिर हम उसको चेंज करते हैं, अकोमोडेट, लास्ट में हमें डिफरेंस करना आ जाता है, तो हम इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाते हैं। सबसे पहले कोई नॉलेज को हमने लिया, असिमुलेट करा, फिर मैंने सारी नॉलेज ली, डिस इक्विलिब्रियम में आई, मतलब कि अभी तक मुझे क्या है, अंतर करना नहीं आता, डिस इक्विलिब्रियम का मतलब कि अंतर करना नहीं आता, नहीं आता। क्यों, क्योंकि असिमुलेट मतलब नॉलेज ली मैंने कि कैट होती है, अभी मैं डिस इक्विलिब्रियम में हूँ कि अभी मुझे पता नहीं कि कैट में और कब में क्या डिफरेंस होता है,
ठीक है, फिर मैंने अकोमोडेशन करा कि कैट में और कब में मेरे को ना डिफरेंस करना आ गया, तो अब क्या हो गया, मैं इक्विलिब्रियम की स्टेज में हूँ, अब मेरे को डिफरेंस पता दोनों का। ठीक है, तो असिमुलेशन के बाद में अगर प्रोसेस आ जाए तो क्या आएगा, डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि तब हमें अंतर करना नहीं आता। बाद में जब हम अकोमोडेट हो जाते हैं, हमारी नॉलेज चेंज हो जाती है, उसके बाद में हम इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाएंगे, तब हमें अंतर करना आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट मैं देखती हूँ कितने मिनट की वीडियो हुई है। थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ ना, 2 पेज और पढ़ा देती हूँ, उसके बाद में फिर हम बाकी कल करेंगे। देखो, अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स। अब हमारा जो सिलेबस था ना पूरा कवर हो गया, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, CBCS वाला। ठीक है, CBCS वाला एक टॉपिक के अलावा बाकी हमारा सारा सिलेबस कवर हो चुका है। अब ये एक टॉपिक CBCS वाला, और साथ में जो इम्पोर्टेंट हमारा करिकुलम है। अभी सिलेबस करवाया आपको, करिकुलम नहीं करवाया। सिलेबस क्या होता है कि जो हमें दिया हुआ है, जो हमें कोर्स को कंप्लीट करने के लिए करना है, लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, कोर्स को कवर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हमें करनी है, जो हमें दी नहीं हुई लेकिन हमें करनी है, वो क्या होती है, करिकुलम होती है। जैसे कि अपने नेट के एग्जाम में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिलेबस दे रखा है, लेकिन आता फुल है ना, थ्योरीज आती है, हमारी मॉडल्स आते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, करिकुलम में। तो करिकुलम हम कल करेंगे। अब ये देख लेते हैं हम मॉडल। फर्स्ट है हिल्डा टाबा का। अब ये याद याद रख लेना कि हिल्डा टाबा का क्या है, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है। क्योंकि ज्यादातर क्या आते हैं, ज्यादातर नेम ही आते हैं कि टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल कौन सा है, आप पहचानो, तो हिल्डा टाबा का टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल में आ जाएगा। फिर है राल्फ टेलर का मॉडल। ये कौन सा करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है, जो कि राल्फ टेलर ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1940 में दिया था। क्या एक साइंटिफिक मेथड है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अक्रॉस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपके जो गोल्स है ना, जिसको आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस होने चाहिए, आउटकम्स देखने चाहिए आपको। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल भी बोलते हैं, राल्फ टेलर का ऑब्जेक्टिव मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, राल्फ टेलर का ऑब्जेक्टिव मॉडल। मतलब कि अगर आपको GRF करना है तो आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप 6 घंटे आज पढ़ रहे हो तो डेली 6 6 घंटे पढ़ो। ऐसे नहीं एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 0 पढ़ लिया, तीसरा दिन 8 घंटे पढ़ लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, डेली डेली करो काम। अब ये कहता है कि एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइज करने के लिए लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच। मतलब ये बताते हैं कि एक सिस्टम बनाओ, आप टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच अपनाओ। ठीक है, इसने करिकुलम डेवलपमेंट भी दिया मॉडल कि करिकुलम को कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, ये रैशनल थिंक करता है, सक्सेसफुल इफिशिएंट मेथड है टीचिंग का, मतलब कि रैशनल थिंकिंग करके आप टीचिंग करवाओ, अच्छा मेथड है ये। या क्या ये क्या कहता है, ये कहता है टीचर हु प्रायोरिटीज सब्जेक्ट मैटर मेथड फ्रीक्वेंटली टेक ए टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच। कि वो टीचर जो कि सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड होता है वो अपनाते हैं। वो कौन सा मेथड अपना रहे हैं, वो टेक्निकल साइंटिफिक अप्रोच अपना रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है वो किस पर इम्फेस करती है, जोर देती है, एक्सपीरियंस पर, गोल्स पर, सब्जेक्ट मैटर पर, इवेल्युएशन पे। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि आप अगर अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो आप क्या करो, आप कंसिस्टेंट रहो। दूसरा, अगर टीचर्स है वो स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर टीचर सेंटर्ड के बजाय सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच अपनाता है, सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देता है, कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देता है कि आपको क्या कंटेंट करवाना है। तो वो एक टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है, क्योंकि टेक्निक से चल रहा है, वो एक साइंटिफिक प्रोसीजर से चल रहा है। ठीक है, तो एक इस पे जोड़ देता है, एक्सपीरियंस आपको टीचर को कितना है, गोल्स आपके क्या है, सब्जेक्ट मैटर आपका क्या है, कैसे इवेल्युएशन करनी है। और ये टॉप डाउन करिकुलम डिजाइन है, ऊपर से नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे आता है ये। ठीक है, कॉमनली ये साइंटिफिक करिकुलम क्रिएटर है। ठीक है, इसमें स्किल नॉलेज ये सब बताई हुई है कि स्टूडेंट को क्या अक्वायर करनी चाहिए, स्टूडेंट में ना स्किल्स आनी चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए, इनको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बताया है। अब है, उसने बोला कि देन दे क्रिएट ए करिकुलम टू असिस्ट पीपल इन गेनिंग देयर एबिलिटी दो नॉलेज। पहले तो टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को ना स्किल्स सिखानी चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए, उनकी एबिलिटी को डेवलप करना चाहिए। बाद में क्या करे, बाद में ना उनकी एबिलिटीज, उनकी नॉलेज, उसको असिस्ट करे, मतलब वो उनको इवेल्युएट करे कि मैंने उसको नॉलेज दी थी, उसको ज्ञान दिया था, वो कहाँ तक, किस हद तक इसने सीखा है। ठीक है, इवेल्युएट करें कि इसको कुछ पल्ले पड़ा भी है या नहीं पड़ा।
ठीक है, ये करें। अब कहते हैं टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल में कौन कौन से आते हैं। अब ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, नेम्स पूछते हैं सिर्फ। टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल कौन कौन सा है आपको बताना है, या पूछते हैं टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल कौन सा नहीं है, या नॉन टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल कौन सा है। तो याद रखो, टाबा, गोडलैंड और ह्यूकेंस, ये तीनों हैं वो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल में आएंगे। ठीक है, तो नाम नाम याद करना है, एच GTH, ये याद रखें। ठीक है, अब है करिकुलम डिजाइन के 5 और मॉडल है जिसके नाम आपको याद रखने एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आ सकते हैं ये। टाइलर का मॉडल आ सकता है, टाबा का आता है ज़्यादातर, गोडलैंड का आता है, व्हीलर का भी आता है, कैर का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना कि करिकुलम डेवलपमेंट डिजाइन में कौन कौन से आएंगे, टाइलर, टाबा, जोहन, व्हीलर और कैरी। टाइलर, टाबा, जोहन, व्हीलर और कैरी, TTJWK। ठीक है, ये। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।